दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपने डेडिकेशन के वजह से एक ऐसी जगह को सरवाइव करता है जहां पर ना तो जिंदा रहने जितना खाना होता है और ना पानी, जहां पर दूर दूर तक उसके अलावा कोई नहीं होता, यहां तक कि कोई छोटा सा पौधा भी नहीं होता क्योंकि उस जगह पर कुछ नहीं उग सकता, जिसके वजह से वो चाहकर भी कुछ उगाकर नहीं खा सकता था क्योंकि वो जिस जगह पर अकेला फंसा हुआ था वो जगह असल में उसके घर से 8 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह था। तो दोस्तों मूवी टेलर की तरफ से मैं आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसलिए दोस्तों बिना और देरी के और स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस इंटरेस्टिंग मूवी के कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 6 एस्ट्रोनॉमर्स के साथ जो कि मंगल ग्रह पर नासा के एक मिशन को अंजाम दे रहे होते हैं, जिसमें कमांडर लुइस के साथ साथ बॉटनिस्ट मार्क वॉटनी, आईटी गुरु बेथ जोहानसन, पायलट रिक मार्टिनेज, फ्लाइट सर्जन क्रिस बैक और केमिस्ट एलेक्स वोगल मौजूद होते हैं, जो कि मंगल ग्रह पर अपने मिशन के मुताबिक वहां के कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर रहे होते हैं, जो कि इकट्ठा होने के बाद अपने लिविंग फैसिलिटी यानी कि दी हैब पर लौट जाते हैं, जहां पर वो आराम और बाकी का काम करते हैं। लेकिन उसके कुछ समय बाद क्रू को ये पता चलता है कि बहुत जल्द एक बहुत ही जबरदस्त तूफान आने वाला है, जिसका हवा इतना तेज होने वाला है जिससे कि उनको वापस उनकी स्पेसशिप यानी कि हर्मिस में ले जाने वाला रॉकेट MAV भी गिर सकता है। इसलिए कमांडर लुइस मिशन को अबॉर्ट कर देती है और सभी को जल्दी से रॉकेट यानी कि MAV में जाने के लिए कहती है ताकि वो सभी वहां से सेफ हर्मिस तक पहुंच सके। लेकिन मार्क वॉटनी वहां पर कमांडर से तूफान के शांत होने तक कुछ देर रुकने के लिए कहता है, पर कमांडर लुइस नहीं मानती और सभी को रॉकेट पर जाने के लिए बोलती है, जिसको मानते हुए सभी सूट पहनकर उस तूफान के बीच से रॉकेट की तरफ चल देते हैं। हालांकि बाहर तूफान के वजह से इतना धूल होता है कि किसी को सही से कुछ भी नहीं दिखता, पर फिर भी वो सभी उस रॉकेट के तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन तभी हवा के एक तेज झोंके की वजह से सैटेलाइट का डिश टूट जाता है और सीधा जाकर मार्क वॉटनी को लगता है, जिसके वजह से वॉटनी वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। हालांकि कमांडर लुइस वॉटनी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तूफान के वजह से वो वॉटनी को ढूंढ नहीं पाती, इसलिए वो ना चाहते हुए भी रॉकेट पर चली जाती है, जो कि बाद में सक्सेसफुली हर्मिस तक पहुंच जाता है। लेकिन जहां तक बात रही वॉटनी की, तो उसे वॉटनी के बाकी के क्रू मरा हुआ सोचकर उसे पीछे छोड़ देते हैं। और जब ये बात पृथ्वी पर मौजूद नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स को पता चलता है, तब वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉटनी को मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं और मार्क वॉटनी को लेकर एक बड़ा श्रद्धांजलि प्लान करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर मार्क वॉटनी को होश आता है। हालांकि एंटीना का एक हिस्सा वॉटनी के सूट को चीरते हुए वॉटनी के पेट पर घुसा हुआ होता है, जिसके वजह से वो काफी दर्द में होता है। इसलिए वो जल्दी से हैब में लौट जाता है और सूट को उतारकर उस एंटीना के टुकड़े को निकालता है और उस घाव को स्टेपल करके बंद कर देता है, जिसके बाद वो एक कैमरे के सामने बैठकर एक वीडियो लॉग बनाता है, जिसमें वो अपने सिचुएशन को लेकर बात करता है और कहता है कि वो उस तूफान के हादसे के बाद भी जिंदा बच तो गया है, लेकिन वो हर्मिस में मौजूद अपने बाकी के क्रू को कांटेक्ट नहीं कर सकता और ना ही उसके पास इतना खाना है कि वह अगले मिशन में आने वाले लोगों का इंतजार कर सके, क्योंकि उस मिशन को अब भी 4 साल बाकी है और उसके पास सारा खाना मिलाकर 1 साल का ही खाना मौजूद है। यानी कि अब उसे उस जगह पर या तो और भी 3 साल का खाना ढूंढना था या फिर खुद ही उगाना था, जहाँ पर कुछ नहीं उगता। लेकिन खुशकिस्मती से वो एक बॉटनिस्ट होने के वजह से आलू उगाने का प्लान बनाता है। लेकिन जहाँ पर वॉटनी सरवाइव करने का प्लान बनाता है, वहीं दूसरी तरफ नासा के डायरेक्टर सैंडर्स मार्स मिशन के डायरेक्टर विंसेंट कपूर के एक अर्जी को ठुकरा देता है
जिसमें विंसेंट कपूर ये चाहता था कि सैटेलाइट से वॉटनी के बॉडी को लोकेट करके उसके बॉडी को वापस पृथ्वी पर लाया जाए। पर सैंडर्स ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अगर वॉटनी के डेड बॉडी का कोई भी पिक्चर सामने आता है तो उससे पॉलिटिकल इशू के साथ साथ नासा के बजट पर भी असर पड़ सकता है, जिसको लेकर के बहस अब भी चल ही रहा होता है। कि तभी दूसरी तरफ नासा के ही एक कंट्रोल रूम में मिंडी पार्क को सैटेलाइट से कुछ इमेज मिलती है, जो कि उतना साफ नहीं होता, पर उसमें इतना तो दिख ही जाता है कि सोलर पैनल्स को साफ किया गया है और रोवर को भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रोवर जिस जगह पर पहले था वो अब उस जगह पर नहीं बल्कि दूसरे जगह पर था, जिसको मिंडी पार्क सैंडर्स और विंसेंट कपूर के साथ साथ मीडिया रिलेशन के डायरेक्टर एन मॉन्ट्रोस को भी दिखाती है, जो कि ये साबित करता है कि मंगल ग्रह पर मार्क वॉटनी अब भी जिंदा है, जिसको देखते हुए सभी चौंक जाते हैं, खास करके विंसेंट कपूर, जो कि मार्क वॉटनी को किसी भी हाल में अब बचाना चाहता था। लेकिन फिलहाल जो वो सबसे ज्यादा चाहता था वो था वॉटनी को ये किसी भी तरह से बताना कि उन्हें पता चल चुका है कि वो जिंदा है। पर शायद उससे भी कुछ बदलने वाला नहीं था, क्योंकि मार्स के अगले मिशन को अब भी 4 साल थे, जिसमें अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता है तब भी वॉटनी भूख से मर जाएगा। लेकिन वॉटनी वही दूसरी तरफ हैब के अंदर ही आलू उगाने का प्लान बनाता है, जिसके वजह से वो मंगल की मिट्टी को हैब के अंदर लेकर खेती करने लायक माहौल बनाता है, जिसमें वो खाद के रूप में अपने क्रू के टॉयलेट वेस्ट को इस्तेमाल करता है। पर उसे इन सब के बावजूद भी बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी, इसलिए वो हाइड्रोजन को जलाकर पानी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पानी बनाने के तरीके में थोड़ी गड़बड़ी होती है, जिसको वो देखते हुए उसे सुधारता है और पानी बनाने में कामयाब होता है, और इस तरीके से वॉटनी के फसलों को पानी मिल जाता है। हालांकि वॉटनी इन सब के बावजूद भी वीडियो लॉग बनाना जारी रखता है, जिसमें इस बार वो रोवर का इस्तेमाल करके स्कैप रैली क्रेटर तक जाने की बात करता है, क्योंकि वहीं पर 4 साल बाद नासा के अगले मिशन एरीज 4 का लैंडिंग होगा। लेकिन वॉटनी को उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए 3200 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, यानी कि वो जिस हैव में रह रहा था उसे उसको छोड़ना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ वॉटनी को वो सब चीज भी अपने साथ लेकर जाना होगा, जो कि उस सफर के साथ साथ अगले 4 साल तक उसे जिंदा रख सके, जैसे कि ऑक्सीजन, पानी और खाना, जो कि इतने मात्रा में लेकर जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन वॉटनी के सामने इससे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था ये कि वो इतना लंबा सफर कैसे पूरा करेगा, क्योंकि रोवर एक सिंगल चार्ज में सिर्फ 35 किलोमीटर ही चल सकता है। उसके बाद उसे फिर से चार्ज करना पड़ेगा, जो कि हैब के अलावा कहीं और पॉसिबल नहीं था। इसलिए वॉटनी उस रोवर को मॉडिफाई करता है और उसमें कुछ सोलर सेल्स के साथ साथ दूसरे खराब पड़े हुए रोवर का बैटरी लेकर अपने रोवर पर लगा देता है, जिसके वजह से वॉटनी एक सिंगल चार्ज में 76 किलोमीटर का सफर कर सकता था। लेकिन वॉटनी के सामने अब प्रॉब्लम ये था कि उस रोवर को सिर्फ 76 किलोमीटर तक चलाने के लिए ही हीटर को बंद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो हीटर को चलाने की वजह से उस रोवर का बैटरी लाइफ आधा हो जाएगा, और अगर वो हीटर बंद रखता है तो वो ठंड से मर जाएगा। इसलिए वॉटनी एक तरकीब निकालता है, जिसके वजह से वो दफन पड़े प्लूटोनियम को कैबिन को गर्म करने के लिए यूज करता है, जो कि दरअसल हर एक जिंदा चीज के लिए खतरनाक होता है अगर वो उस कंटेनर से लीक होता है तो। हालांकि ये सब चीज नासा के गाइडलाइन के खिलाफ होता है, लेकिन वॉटनी को गाइडलाइन से ज्यादा अपने जान की फिक्र होती है। खैर, अब जब वॉटनी का सफर का प्रॉब्लम खत्म हो चुका था, उसके सामने अब एक नया प्रॉब्लम था कि वो नासा से कैसे कांटेक्ट करेगा, जिसके बारे में सोचते सोचते वॉटनी को 90 के दशक का एक मिशन याद आता है, जिसके दौरान पैथफाइंडर नाम का एक डिवाइस मार्स पर भेजा गया था। हालांकि इस पैथफाइंडर ने 1997 में ही ट्रांसमिट करना बंद कर दिया था, लेकिन वॉटनी ने इन सब के बावजूद भी उस पैथफाइंडर को ढूंढता है, और जब ये सब हो रहा होता है तब नासा से वॉटनी पर नजर रख रहे लोग
ये समझ नहीं पाते कि वॉटनी क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एरिस 4 की तरफ ना जाकर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। पर मार्स मिशन के डायरेक्टर विंसेंट कपूर को ये समझ में आ जाता है कि वॉटनी कहां पर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद विंसेंट कपूर सीधे JPL पहुंच जाता है, जहां पर उस पैथफाइंडर को बनाया गया था और उसका एक प्रोटोटाइप भी था, जहां पर विंसेंट कपूर उन सभी ओरिजिनल टीम से मिलता है जिन्होंने तब मार्स के उस पैथफाइंडर को यूज किया था, जो कि विंसेंट कपूर को ये बताते हैं कि मार्स के उस पैथफाइंडर ने 1997 में ही ट्रांसमिट करना बंद कर दिया है। हालांकि मार्स पर वॉटनी फिर से उस पैथफाइंडर को चला देता है, जो कि चार्ज ना होने के वजह से डेड पड़ा हुआ था, जो कि ऑन होते ही JPL के उस पैथफाइंडर को सिग्नल भेजता है, जहां पर विंसेंट कपूर पहले से ही मौजूद था, जिसके वजह से वो वॉटनी से बात कर पाता है। जहां पर वॉटनी सबसे पहले यस और नो का साइन लेकर एक सवाल पूछता है कि क्या उन्हें सिग्नल मिल रहा है, जिसके जवाब में JPL के क्रू कैमरा को यस की तरफ पॉइंट करते हैं, जिसको देखकर वॉटनी बहुत ही खुश होता है। लेकिन उनके कम्युनिकेशन में अब एक प्रॉब्लम होता है, और वो ये कि सिर्फ वॉटनी ही बात कर सकता है और JPL के क्रू सिर्फ यस और नो में ही आंसर कर सकते हैं, और हर एक सवाल को JPL तक पहुंचने में 32 मिनट का टाइम लगेगा, और मार्स पर वापस आंसर भेजने में भी और भी 32 मिनट का। इसलिए अब उनको कुछ और बेटर प्लान करना होगा, क्योंकि वह अल्फाबेट्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 26 लेटर्स होते हैं, और अगर उसमें नंबर और क्वेश्चन मार्क्स के जैसे सिंबल्स को भी ऐड करें तो कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर हो जाएगा, जिसके वजह से कैमरा किसकी तरफ पॉइंट हो रहा है ये बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए इसके सोल्यूशन में वॉटनी हेक्साडेसिमल क्लॉक को यूज करने के बारे में सोचता है, जिसको करने के बाद नासा के लोग वॉटनी को रोवर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने का तरीका बताते हैं, ताकि वो टेक्स्ट के जरिए आसानी से बात कर सके। और जब ये सब हो जाता है तब वॉटनी विंसेंट कपूर से ये पूछता है कि हर्मिस के क्रू यानी कि वॉटनी के क्रू ने उसके जिंदा होने की खबर सुनने के बाद क्या कहा, जिसका जवाब विंसेंट कपूर नहीं दे पाता, क्योंकि उन्होंने हर्मिस के क्रू से ये बात छुपाई थी कि वॉटनी अब भी जिंदा है। इसलिए वॉटनी को जब इसका जवाब नहीं मिलता तब वॉटनी को शक होने लगता है और ये पूछता है कि क्या उन्होंने उसके जिंदा होने की खबर हर्मिस को दी है या नहीं। तो इसके जवाब में विंसेंट कपूर ना कहता है, जिसको सुनकर वॉटनी सीधे गाली देता है, जो कि दरअसल पूरी दुनिया के लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि उनका चैट पूरे दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जो कि अब एक वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन चुका था। इसलिए PR डायरेक्टर एन मॉन्ट्रोज मार्क वॉटनी का फोटो मांगती है ताकि वो रिपोर्टर्स को दे सके। इसलिए वॉटनी पैथफाइंडर के कैमरा से एक अजीब से पोज में फोटो खींचता है और नासा को भेज देता है, जिसे देखकर एनी मॉन्ट्रोज थोड़ा गुस्सा हो जाती है और एक अच्छा फोटो मांगती है जिसमें वॉटनी का शक्ल भी दिखे। जिसके जवाब में विंसेंट कपूर यहाँ पर यह कहता है कि वो एक अच्छा फोटो मांग सकता है जिसमें उसका फेस भी साफ दिखेगा, लेकिन इसके लिए वॉटनी को अपने हेलमेट को उतारना पड़ेगा, जो कि अगर वो करता है तो वो मर जाएगा। जिसको सुनकर वहां पर सभी हंसने लगते हैं। खैर वहीं दूसरी तरफ हर्मिस अर्थ से अब कुछ ही महीने दूर है, जिसके वजह से हर्मिस के क्रू अपने परिवार वालों से बातें करते हैं और बहुत ही जल्द घर लौटने की बात करते हैं। पर तभी एरिस 3 के फ्लाइट डायरेक्टर मिच हेंडरसन क्रू को एक मैसेज भेजता है, जिसमें हेंडरसन मार्क वॉटनी के जिंदा होने की खबर क्रू को देता है और ये भी बताता है कि नासा ने ये खबर उनसे पिछले 2 महीनों से छुपा कर रखा है ताकि वो मिशन से डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिसको सुनकर क्रू को गुस्सा आता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें इस बात का भी अफसोस होता है कि उन्होंने वॉटनी को पीछे छोड़ दिया। खैर उसके दूसरे तरफ नासा के लोग एक मिशन पर काम करते हैं, जिसके जरिए वो वॉटनी तक खाना और बाकी के सप्लाई पहुंचा सके, जिसमें नासा के लोग के कैलकुलेशन के मुताबिक वॉटनी के आलू उगाने के बाद वॉटनी के पास अब 900 दिनों तक का खाना है, और अगर कुछ गड़बड़ी नहीं होती है तो वो उससे पहले यानी कि 868 दिन में ही वॉटनी तक बाकी का सप्लाई पहुंचा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खबर थी।
लेकिन मार्स पर सिचुएशन थोड़ा बिगड़ जाता है और हैप का एयरलॉक डिकम्प्रेस होकर फट जाता है, जिसके वजह से वॉटनी एक बार फिर दूर जाकर गिरता है, जिसके वजह से उसके हेलमेट में छेद हो जाता है, जिसे वो जल्दी से डक्ट टेप से सील कर देता है और हैब में लौटता है, जहां पर लौटते ही वो ये देखता है कि उसका सारा फसल मार्स के एटमॉस्फेयर में आकर जमकर खराब हो चुका है। इसलिए अब उसके पास 300 दिन जितना ही खाने का सप्लाई है, जिसमें अगर वो थोड़ा कटौती करे तो शायद कुछ और दिन का। और जब ये खबर नासा तक पहुंचता है तो नासा अपने लॉन्च के टाइम को पहले के शेड्यूल के टाइम से और भी जल्दी करने की कोशिश करती है, जिसके वजह से उन्हें रॉकेट के कई सारे टेस्ट को कैंसिल करना पड़ता है, जो कि उनके मुताबिक उतना जरूरी नहीं था। लेकिन जब वो रॉकेट में सभी सप्लाई के साथ रॉकेट को लॉन्च करते हैं तब वो शुरू में तो सही काम करता है, लेकिन अचानक ही वो रॉकेट अपने रास्ते को बदलते हुए कई सारे एरर दिखाने लगता है और वो रॉकेट ऐसे ही ब्लास्ट हो जाता है। यानी कि वॉटनी का जिंदा रहने का चांस अब बहुत ही कम था, जो कि नासा जानती थी। और जब ये बात उन्होंने वॉटनी को बताया तो वो भी इस बात को समझ चुका था। खैर, जब ये सब चल ही रहा था तब वह दूसरी तरफ एक दूसरी स्पेस एजेंसी इन सभी सिचुएशन पर नजर रख रही होती है, जो कि दरअसल चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि कई सारे डिस्कशंस के बाद ये फैसला लेते हैं कि उनका जो टॉप सीक्रेट मिशन था उसे वो रिवील करते हुए अपने मदद का हाथ नासा तक बढ़ाएंगे। और वो टॉप सीक्रेट था उनका बूस्टर रॉकेट, जो कि नासा के इस काम को आसानी से कर सकता था। इसलिए जब ये खबर नासा तक पहुंचता है तो उनका हौसला एक बार फिर से मजबूत हो जाता है और एक बार फिर से वो अपने मिशन पर लग जाते हैं। हालांकि नासा के इन सभी साइंटिस्ट से अलग नासा के ही एक पागल लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमिस्ट रिच पर्नल के पास एक ऐसा प्लान होता है जिसके मदद से वो वॉटनी को घर वापस ला सकता है, जिसके कैलकुलेशंस वो सुपर कंप्यूटर पर भी करता है, जो कि सही भी निकलता है। जिसके बाद वो अपने प्लान को लेकर नासा के डायरेक्टर के पास जाता है और समझाता है कि किस तरह से वो हर्मिस का यूज करके अर्थ को बाईपास करने के साथ साथ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से हर्मिस को वापस मार्स में तेजी से भेज सकता है और वॉटनी को घर वापस ला सकता है। लेकिन सैंडर्स को ये प्लान उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस प्लान के मुताबिक हर्मिस के क्रू का सफर और भी 19 महीने बढ़ जाएगा, जो कि अब घर से कुछ ही हफ्ते दूर है, जिसमें इस प्लान के मुताबिक 5 ऐसे स्टॉमर्स मर सकते हैं जिनके मरने के चांस बहुत ही कम हैं। हालांकि मार्स मिशन के डायरेक्टर हेंडरसन को ऐसा नहीं लगता, इसलिए वो सीक्रेटली इस प्लान के फाइल को इनक्रिप्ट करके हर्मिस के क्रू के पास भेज देता है, जिसको क्रू देखने के बाद उन सब चीजों के बारे में बात करती है कि अगर वो वॉटनी को लेने गए तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि उनको कितना दिन स्पेस में रहना होगा और वापस अर्थ पर जाने के बाद उन्हें क्या सजा मिलेगा। जिनके बारे में बात करने के बाद क्रू ये डिसाइड करता है कि वो अपने क्रू मेंबर को वापस लेने मार्स जाएंगे। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि हर्मिस को उसके कोर्स यानी कि उसके रास्ते से हटाना उनके कंट्रोल में नहीं था, वो सब नासा के हाथ में था। इसलिए जोहानसन नासा के कंप्यूटर को हैक करके उस शिप के कंट्रोल अपने हाथ में लेती है और अपना रास्ता मार्स के लिए सेट कर देती है। इसलिए अब जब नासा इसको लेकर कुछ नहीं कर सकती, तब वो ना चाहते हुए भी उस सप्लाई के प्रोब को चाइना के रॉकेट के मदद से हर्मिस तक पहुंचा देते हैं, जो कि अब मार्स की तरफ चल चुका था। हालांकि नासा के डायरेक्टर सैंडर्स को ऐसा लगने लगता है कि इस मिशन के पीछे हेंडरसन का भी हाथ है, जिसके वजह से सैंडर्स हेंडरसन से मिलता है और उसे ही इसका जिम्मेवार बताता है, जिसको हेंडरसन मानता तो नहीं है, लेकिन उस बात को वो गलत भी नहीं ठहराता। जिसके वजह से सैंडर्स इन सब के खत्म होने के बाद हेंडरसन को नौकरी छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद सैंडर्स ना चाहते हुए भी प्रेस और मीडिया के सामने ये अनाउंस करता है कि नासा हर्मिस को वापस मार्स पर वॉटनी को लेने के लिए भेज रही है। जिसके बाद हमें यहाँ पर 7 महीने का गैप दिखता है, यानी कि हर्मिस को पृथ्वी से मार्स तक चलते चलते
अब 7 महीने बीत चुके हैं और मार्स पर वॉटनी भी अब बदल चुका है, फिजिकली और मेंटली भी। वॉटनी अब पहले से बहुत ही पतला हो चुका है। उसके चेहरे के बाल भी काफी बड़े बड़े हो चुके हैं और उसके दांत भी मैले हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बुरी बात थी वो ये थी कि वॉटनी को अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बच पाएगा। वो मेंटली उम्मीद खो रहा था, इसलिए वो फिर से एक व्लॉग बनाता है जिसमें वो अपने कैप्टन से कहता है कि अगर वो नहीं बच पाता तो उसके परिवार को बता देना। हालांकि नासा अब भी वॉटनी को बचाने के मिशन पर लगा हुआ है, जिसमें नासा के लोग वॉटनी से रोवर में कुछ मॉडिफिकेशन करवाते हैं ताकि वो इस सफर को कंप्लीट कर सके। जिसके बाद वॉटनी अपने सामान को पैक करता है और रोवर पर चढ़ते हुए एरिस 3 के साइट को अलविदा कहता है, जहां पर वॉटनी 461 दिन रहा था और 3200 किलोमीटर के लंबे सफर को शुरू कर देता है, जिसमें वॉटनी को एरिस 4 के लैंडिंग साइट में पहुंचना है, जहां पर पहले से ही एरिस 4 का रॉकेट यानी कि एमईवी मौजूद है। जिसके वजह से नासा के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वॉटनी हर रोज ड्राइव करता है और 13 घंटों के लिए ब्रेक लेता है ताकि वो रोवर को चार्ज कर सके, जिसके बीच वो थोड़ा सो भी लेता था। हालांकि सभी चीज प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था, पर इन सभी के बीच वॉटनी मार्स को देखते देखते ये कहता है कि वो फिलहाल जो महसूस कर रहा है वो फीलिंग कुछ अलग है। मतलब वो वहाँ पर जहाँ भी जाता है वो वहाँ पर जाने वाला पहला इंसान बन जाता है। वो वहाँ कुछ भी करता है वो चीज करने वाला वो पहला इंसान होता है, यहाँ तक कि ढलते हुए सूरज को भी देखना। लेकिन ये सब करने वाला पहला इंसान होने के बावजूद भी वॉटनी को ये उतना स्पेशल फील नहीं होता जितना कि होना चाहिए, क्योंकि वो सब वाकई में बहुत ही लाजवाब होता है। खैर, इन सब के बाद जब वॉटनी 50 दिनों से भी ज्यादा के सफर के बाद एरिस 4 के लोकेशन पर पहुंचता है, तब उसे एरिस 4 के एमएवी और हर्मिस के बारे में कुछ बताया जाता है, जिसमें नासा के लोग वॉटनी को ये बताते हैं कि हर्मिस मार्स के एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो गया तो उनके पास वापस पृथ्वी पर लौटने जितना फ्यूल नहीं बचेगा और एरिस 4 के एमएवी को सिर्फ मार्स के ऑर्बिट तक ही जाने के लिए बनाया गया है। इसलिए अगर एमएवी को हर्मिस तक पहुंचना है तो वॉटनी को बहुत तेज सफर करना पड़ेगा, जिसके लिए वॉटनी को उस एमएवी से कम 5000 किलो जितना वजन कम करना होगा, जिसके वजह से ना तो वॉटनी के पास एमएवी का कोई कंट्रोल होगा और ना ही कम्युनिकेशन, बल्कि हर्मिस से मार्टिनस उस एमएवी को कंट्रोल करेगा। लेकिन इस प्लान का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला चीज ये होता है कि वॉटनी को उस एमएवी के एयरलॉक्स यानी कि एमएवी के खिड़कियों के साथ साथ एमएवी का नोज भी हटाना होगा, जिसका काम एमएवी के प्रेशर और हवा को अंदर बनाए रखना होता है। जिसको सुनने के बाद वॉटनी एक बार फिर से गाली देता है, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन ना होने के वजह से वो इस प्लान पर ही काम करता है, जिसके वजह से वो उस एमएवी के सारे पैसेंजर सीट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईवीए सूट और खिड़कियों के साथ साथ उस एमएवी का नोज भी हटा देता है और उस नोज की जगह को पैराशूट के कपड़े से ढक देता है, जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी काम नहीं करता, लेकिन मार्स के एटमॉस्फेयर में हवा पतले होने के वजह से ये काम कर सकता है। खैर, जब वॉटनी का काम कंप्लीट हो जाता है, वो मार्स पर अपना आखिरी लंच करते हुए एक डायरी में ये लिखता है कि ये रोवर जिसको भी मिले प्लीज इसका ख्याल रखना, क्योंकि इसने उसकी जान बचाई है। और ये कहते हुए वो ईवीए सूट पहनकर एमएवी पर चढ़ जाता है और लॉन्च के लिए तैयार होता है, जो कि हर्मिस से मार्टिनस कंट्रोल करने वाला था। जिसके वजह से जब कमांडर वॉटनी से ये पूछती है कि क्या वो लॉन्च के लिए तैयार है, तब वॉटनी रोते हुए ये कहता है कि वो तैयार है। जिसके सुनते ही कमांडर लॉन्च के परमिशन देती है और मार्टिनस उस एमएवी को लॉन्च कर देता है, जिसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि उससे वॉटनी बेहोश हो जाता है, जो कि प्लान के मुताबिक ही था। लेकिन इतने रफ्तार के बावजूद भी एमएवी का रफ्तार उतना नहीं होता कि वो हर्मिस तक पहुंच सके। इसलिए कमांडर वॉटनी से बात करने की कोशिश करती है, पर वॉटनी के बेहोश होने के वजह से नहीं कर पाती।
लेकिन ये प्रॉब्लम यहीं पर ही खत्म नहीं होता, क्योंकि जहाँ एमएवी का स्पीड बहुत ही कम था, वही हर्मीस का स्पीड बहुत ही ज्यादा। यानी कि कैलकुलेशंस के मुताबिक हर्मीस और एमएवी को जिस लोकेशन पर जाकर मिलना था, वो इस स्पीड के कम ज्यादा होने के वजह से पॉसिबल नहीं था। उनके बीच अब भी 68 किलोमीटर का फासला था। जो कि सब चल ही रहा होता है, तब वॉटनी को भी होश आता है, जिसको कमांडर इस सिचुएशन के बारे में बताती है। जिसके जवाब में वॉटनी ये कहता है कि वो किसी नुकीली चीज से अपने हाथ के हिस्से के सूट को काटकर आयरन मैन की तरह उड़ते हुए उनके पास जा सकता है। लेकिन कमांडर ऐसा नहीं करने देती। हालांकि कमांडर को वॉटनी के इस बात को सुनकर एक आइडिया आता है, जिसमें वो हर्मीस का स्पीड कम करने के लिए हर्मीस के सामने के हैच को बॉम्ब से उड़ाने के बारे में सोचती है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद जो हवा उस शिप से निकलेगा वो रिवर्स थ्रस्ट का काम करेगी, जो कि दरअसल बहुत ही खतरनाक आइडिया होता है। लेकिन कमांडर ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि हर्मीस को स्लो करने के लिए और फ्यूल बर्बाद नहीं किया जा सकता, जिसके वजह से कमांडर वोगल को बॉम्ब बनाने के लिए कहती है, जो कि चीनी और लिक्विड ऑक्सीजन के मदद से बॉम्ब बनाता है, जिसको बैक हर्मीस के सामने के हिस्से में लगा देता है और वापस शिप में आ जाता है। जिसके बाद कमांडर हर्मीस के सामने के हिस्से को उड़ा देती है और प्लान के मुताबिक वो ब्लास्ट एक रिवर्स थ्रस्ट पैदा करती है और शिप स्लो हो जाता है। जिसके बाद कमांडर खुद सूट पहनकर वॉटनी को लेने के लिए शिप से बाहर जाती है, लेकिन अब भी वो वॉटनी से बहुत दूर होती है, जिसके वजह से एक बार फिर वॉटनी अपने आयरन मैन बनने की बात करता है और सूट पर छेद कर देता है, जिसके वजह से उस छेद से निकलने वाला ऑक्सीजन थ्रस्ट का काम करता है और ऐसे वॉटनी कमांडर तक पहुंच जाता है। जिसके बाद ये खुशखबरी कमांडर क्रू के साथ साथ नासा को भी देती है, जो कि इस चीज को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, जिसको सुनकर सभी बहुत ही खुश होते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जब वॉटनी हर्मीस वापस लौटकर सबसे मिलता है, तब सभी उसके बॉडी से बदबू आने के वजह से उसका मजाक उड़ाते हुए उसका स्वागत करते हैं। जिसके जवाब में वॉटनी हंसते हुए ये कहता है कि बदबू तो आएगा ही, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से नहीं नहाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग मूवी के स्टोरी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।